सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा है। आई होप कि आप लोग रोज़ा जो है वो अच्छे से गुजार रहे हैं एंड दैट योर डे विल गो वेल। आई हैड अ रियली गुड टाइम येस्टरडे। मैं कल एक दोस्त के घर पे गई थी। बहुत अरसे बाद मुझे अफ्तारी पे जाने को मिला एंड इट वाज रियली नाइस। इट वाज ओनली 3 पीपल मगर बड़ा अच्छा लगा किसी और के पकौड़े खा के। आई थिंक दैट इट फील्स रियली नाइस टू ओकेजनली बी एबल टू डू दैट। बट लॉकडाउन जो है वो मैं बहुत हैप्पी टू रिपोर्ट हूँ कि कम अज़ कम मैं जिस एरिया में गई थी और जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पर बिल्कुल ठीक से हो रहा है। लोग जेन्युइनली आर वॉचिंग व्हाट दे आर डूइंग। बट ये जो गैदरिंग्स हैं, मैंने 1-2 घरों के सामने से गुजरी थी, वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ थी। मैंने कहा ओ यहाँ तो पार्टी हो रही है। तो आई डोंट नो इफ़ दैट्स अलाउड। आई शुडंट बी अलाउड बिकॉज पहले जो लॉकडाउन था उसके में तो अलाउड नहीं था। बट इट काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस ना कि दुकानें शुकानें बंद कर दी, वो तकलीफ देने के लिए थोड़ी बंद करें। उसके साथ आपको अपनी सोशल गैदरिंग को खुद ही लिमिट कर लेना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या? खैर इसके बारे में भी सोचेंगे। आई थिंक कि अपने आप को बचा के रखना, इस खौफनाक वबा से अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचा के रखना, ये भी एक तरह का सदका जारी है। हम इतनी सारी चीज़ें अच्छी करते हैं रमज़ान के अंदर, एक ये भी छोटी सी करके देख लेते हैं। ट्रस्ट मी, अल्लाह में आई एम श्योर सवाब देगा। इसी के साथ जो हमारा आज का शो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और वो है चैरिटी, जो कि आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हमारा कल्चर है चैरिटी देने का, पैसे देने का अपने से किसी भी उस इंसान को जो कि इतना सही नहीं है इन लाइफ एंड ऑल, देनी चाहिए। और रमज़ान में जब हम देते हैं तो फिर उसको 4 चांद भी लग जाते हैं। और मुझे ये इस बात का पक्का भरोसा है कि अगर आप देते हैं और साफ़ नीयत से देते हैं तो आपके पास आता भी उसी स्पीड से बल्कि उससे ज़्यादा है। तो देना चाहिए, आपको चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। और ऑब्वियसली चैरिटी जो होती है वो सबसे पहले अपने बिगिन्स एट होम, अपने करीबी लोग जो हैं, जिनके बारे में आपको पता है, जिनको आप देखते हैं, आप मिलते हैं, अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, वहाँ से स्टार्ट करके एंड देन यू शुड थिंक ऑफ आगे बाकी की सोसाइटी का। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। आई फील लाइक वी शुड एक्सप्लोर दिस टॉपिक। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने आज के बजट की तरफ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि खरबूजा और टमाटर वगैरह कहाँ तक है। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। आज के बजट के अंदर मेरे पास ये कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट, एक्चुअली नॉट हैप्पी टू रिपोर्ट, कि मेरा पहला आइटम जो कि फलों के अंदर होता है केला जो है वो उसमें 5 रुपये का इजाफा आया है और वो 123 रुपीज़ हो गया है। 123 को उर्दू में क्या कहते हैं? 23 रुपये हो गया है। तो 123 रुपये हो गया है। इसी के साथ जो सेब है गोल्डन दर्जा अव्वल वो है 143 रुपीज़ किलो। इसके साथ आड़ू जो है दर्जा अव्वल का वो है 113 रुपये किलो। ये सेम है, इनकी प्राइस में फ़र्क नहीं हुआ। इनफैक्ट 3-4 दिन से नहीं फ़र्क आया। खजूर जो है असील अव्वल ईरानी जो है वो है 183 रुपीज़ किलो। खरबूजा अलबत्ता 5 रुपये और बढ़ गया क्योंकि उसका सीज़न आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है, तो पॉसिबली दैट कुड बी द रीज़न। बट खरबूजा जो है वो 58 रुपीज़ किलो हो गया। तरबूज जो है वो अभी तक 33 रुपये किलो पे है। इनफैक्ट तरबूज कुछ जगहों पे इससे भी कम है, मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं आप लोगों को हर रोज़ बुरी खबर सुनाती हूँ कि जो ये रेट लिस्ट होती है इसको सब्ज़ी और फल वाले नहीं बोलते, मगर कल मैंने 33 रुपये से कम का तरबूज दिया। मैंने 28 रुपये पे तरबूज दिया, बहुत अच्छा था, बिल्कुल A1 था। सो ऐसा भी होता है दोस्तों। इसी के साथ जो है अमरूद वो है 143 रुपीज़ किलो। इसमें 20 रुपये का इजाफा आया क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ सीज़न हो रहे हैं। वैसे नहीं खाने चाहिए आउट ऑफ सीज़न फल, बिकॉज एक सर्टन पॉइंट के बाद आप या एक सर्टन पॉइंट से पहले आप वो फल खा रहे हैं जो कि या तो कोल्ड स्टोरेज के फल हैं या आपने वो वाले खाए जिनको ज़बरदस्ती पकाया गया, तो वो दोनों नहीं खाने चाहिए। क्योंकि मैंने बाय द वे आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने आम देखे ठेलों के अंदर। कैरियाँ तो बहुत दिनों से देख रहे हैं मगर आम भी देखे मैंने। तो आई वॉज वॉन्टिंग टू टेल यू गाइज कि नहीं खाना, क्योंकि मैंने सोचा कि 1-2 दिन और, बस 1 हफ़्ता वेट कर लें। 1 हफ़्ता आप लोग वेट कर लें। 1 हफ़्ते के वेट के बाद अगर आप खाएंगे तो आई एम श्योर वो आम जो है वो एब्सोल्युटली फैबुलस होंगे। इसी के साथ सब्जियों की तरफ चलते हैं। सब्जियों के अंदर
आलू जो है दर्जा अव्वल का वो है 38 रुपीज़ किलो। बड़ी प्याज जो है वो 25 रुपये किलो। इन दोनों के रेट के अंदर आलू प्याज में कोई फ़र्क नहीं आया। इसी के साथ आप लोगों को बताती चलूँ कि जो टमाटर है दर्जा अव्वल का उसमें 5 रुपये का इजाफा आके वो 33 रुपये से 38 रुपीज़ पे चला गया है। इसी के साथ जो मिर्च है वो 73 रुपीज़ और लीमू जो है 283 रुपीज़ किलो। इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, मगर मिर्चें जो हैं मैंने नोटिस किया है कि अगर आप हल्की सी जिनके अंदर रेड है अगर आप वो वाली लें तो वो वाली जो मिर्चें हैं उनके अंदर थोड़ा सा मिर्च का फीलिंग है, एहसास है कि हम मिर्च खा रहे हैं, वरना मिर्चें ऐसे लग रहा है कि गाजर है, मतलब उनमें कोई वही नहीं है, फ्लेवर नहीं है। और मुझे पर्सनली हरी मिर्चें खाना बहुत पसंद है। आई लाइक हैविंग देम विद माय सालन एंड रोटी, लाइक बाइटिंग ऑन अ हरी मिर्च। आई नो कि ये एक ऐसी हरकत है जो कि मेरे ख्याल में 50% पॉपुलेशन तो करती ही होगी। आई एम नॉट द ओनली वन। इसी के साथ मैं दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बात भी आप लोगों को बतानी है कि मेरे पास आप लोगों के लिए इफ्तारी के वाउचर्स हैं जो कि हमेशा होते हैं। और मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स आज है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से और जशन रेस्टोरेंट की जानिब से। जशन बाय जिनसॉय जो है ये कराची के अंदर है, न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा के अंदर। तो अगर आपने इफ्तारी के वाउचर्स जीतने हैं तो उसके लिए आज का सवाल है सुपर आसान कि तीसरा अशरा रमज़ान का किस बात के लिए मकबूल है। व्हाट इज़ द थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान नोन फॉर, यानी कि तीसरे अशरे में पहला अशरा रहमत, ठीक है, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, नाम बता दें सर। तो तीसरे अशरे का नाम क्या है, आप बेसिकली अगर हमें कॉल करके बताते हैं तो मेरे पास ये अमेजिंग किस्म के गिफ्ट इफ्तारी वाउचर्स हैं जो कि मैं आपको दूँगी। इसी के साथ मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, हम लोग आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाते हैं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है आज चैरिटी के बारे में और हमने सोचा कि हम क्यों ना उन चैरिटीज़ को ऊपर फोकस करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ये वीडियो थी जो आप लोगों ने देखी, इट वॉज फ्रॉम द पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन। दिल की बातें जो हैं और बच्चों से लेके दिल की बातें, उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमें स्काइप से ज्वाइन किया है फरहान अहमद ने, जो कि फिलांथ्रोपिस्ट तो हैं ही बट वो फाउंडर और CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के। और उसके साथ हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं सुल्तान हमदानी साहब, जो कि बोर्ड मेंबर हैं इस इंस्टीट्यूशन के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले मुझे ये बताएंगे कि ये फाउंडेशन क्या है और क्या करता है? पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन बेसिकली पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार बच्चे सालाना ऐसे पैदा होते हैं जिनको पैदाइशी दिल की बीमारी होती है। ठीक है। और ये पहली दफ़ा जो है हमारी तो बेसिकली IT कंपनी है मेरी और फरहान साहब की। अच्छा। तो हमारे बच्चों को अल्लाह की तरफ से जब ये बीमारी हुई और हम जब इसको सॉल्व करने निकले तो फरहान साहब को और हमको रियलाइज़ हुआ कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ को ठीक करना। सही। फिर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में, क्योंकि हमारी जो बहुत ही प्यारी बच्ची थी फरहान साहब की, 3 बेटों के बाद बच्ची थी, तो आपको पता है बाप की मोहब्बत कैसी होती है, तो वो डॉटर्स लव, तो 2 साल 10 दिन और 2 साल 10 महीने के बाद जो है उसका इसी बीमारी में इंतकाल हो गया। उसके बाद फरहान साहब ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी और हमने भी उनको डेडिकेट कर दिया कि आप इस मसले को सॉल्व करें पाकिस्तान में। तो अब हमारा मिशन ये है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का, और मिसबाह उल हक साहब ने भी माशाल्लाह हमारे साथ इस चीज़ में बहुत हाथ बटा रहे हैं, बल्कि ये उन्हीं का है, आप समझ लीजिए, इनिशिएटिव अब, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्ड हो जाए अक्रॉस पाकिस्तान, वेयर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंजीनियल हार्ट इश्यूज़, और हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो इस वक्त हमारा मिशन ये है कि हमारा माशाल्लाह हम 2400 जो है बच्चों का फ्री इलाज करा चुके हैं, 88 करोड़ रुपए की फंडिंग हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। और आपके शो के थ्रू किसी का भी बच्चा अगर हो जिसको दिल की बीमारी हो, तो अगर उसके पास पैसे भी हों तो भी उसको एडवाइस के लिए हेल्प चाहिए, कोई एक्सेस चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला हमारा फाउंडेशन उसमें हेल्प करेगा। और अगर कोई पैसों की कमी है
तो वो पैसे हमारा फाउंडेशन पूरा कर देगा। पैसे बिल्कुल नहीं है तो पूरे इलाज हम कर देंगे। लेकिन हमारा मिशन ये है कि अभी हम हॉस्पिटल इंशाल्लाह लॉन्च करने लगे हैं। उसमें तकरीबन हम 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट राउंड में हम 36 करोड़ की फंडिंग रेस कर रहे हैं। ये नॉन ज़कात अब इसको कहते हैं डोनेशंस। ओके। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है उसमें भी बहुत पैसे रेज हो गए। 10-12 करोड़ का गैप रह गया, अल्लाह वो भी करा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ फरहान साहब भी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमें सुल्तान साहब ने बताया कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट लेड यू टू डू दिस, बट अब जब आपके फाउंडेशन में बच्चे आते हैं, डू यू फील दैट ईच चाइल्ड दैट यू हेल्प सॉर्ट ऑफ ईजेस योर हार्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। इनफैक्ट ये अल्लाह का ख़ास करम है कि जी जो भी बच्चा है ना, जब वो हमारे पास आता है तो हम उसको एज़ अपना बच्चा ही कंसिडर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2400 बच्चे जो अल्लाह ने फजल फरमाया इस फाउंडेशन की तवस्सुत से ऑपरेट हुए, वो एक्चुअली 2400 फैमिलीज़ हैं। और आप यकीन करें कि इतनी रूहानी और सोशल तस्कीन मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह माएँ जब आती हैं तो इतनी दुआएं देकर जाती हैं कि भाई देखें अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा पहले चल नहीं सकता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दौड़ता है और 3-3, 4-4 फ्लोर खैरियत से पहुंच जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फेक्शन है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर मुझे ये भी बताएं कि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि आप हार्ट सर्जरी में एज सच इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। जो इस वक्त बात समझने वाली है ना, वो यही है कि जी ये बच्चों की सिर्फ हार्ट सर्जरी का मसला नहीं है, ये एक्चुअली आप फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज एक दफ़ा पैदाइशी टाइम पर हो जाए तो वो बच्चा फॉर लाइफ उसको पैदाइशी हार्ट का मसला क्योर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप इस फैमिली के फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ बीमारी से उसको बाहर नहीं निकाल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हार्ट का मसला पैदाइशी फॉर लाइफ क्योर हो गया और अब वो एक बेहतरीन एसेट बन सकता है हमारे मुल्क के लिए। दैट्स रियली नाइस टू हियर। ऑल्सो आप मुझे अगर ये बताएं कि हमारे मुल्क में कितने सारे बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को मतलब से सफ़र करते हैं, कितने सारे बच्चे डायग्नोज होते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। देखें एवरी 1 आउट ऑफ 100 चाइल्ड, यानी 100 हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है। तो लास्ट ईयर के अगर नंबर लें तो एग्जैक्ट 57,000 बच्चा पाकिस्तान में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुआ है। हमारे पूरे मुल्क की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी मिलाकर हम लोग हैं तकरीबन को 5 से 6 हज़ार सर्जरीज कर सकते हैं। और 1/3 ऑफ दीज चाइल्ड नीड सर्जरी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ। तो तकरीबन आप ये देख लीजिए कि एवरी ईयर लूज़ कर रहे हैं तकरीबन कोई 12 से 15 हज़ार बच्चा। अच्छा, अभी बैकलॉग की बात नहीं हो रही। बैकलॉग तो एवरी ईयर जो अभी भी कोई तकरीबन 13 से 14 हज़ार बच्चों की लिस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो कैपेसिटी की इंतहाई ज़रूरत है बिल्ड करने की। इसीलिए हमारा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है कि एक हॉस्पिटल बन जाए, वहाँ से फिर डॉक्टर्स नर्सेज ट्रेन होकर इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाकी शहरों में ऐसे छोटे डिपार्टमेंट्स को सेंटर बना सकें। ये डायग्नोस कितना ज़्यादा होता है सुल्तान साहब? ये जी डायग्नोसिस का बहुत जी सुल्तान आप ले लीजिए। नहीं सर फरहान साहब, इसमें 50-60 हज़ार तकरीबन पाकिस्तान में लोग डायग्नोज होते हैं। बिल्कुल। और बस यही आपका सवाल है? 50 मतलब कितने बच्चे? मेरा कहने का मकसद ये था, पूछने का मकसद ये था कि कितने बच्चों के अंदर आप डायग्नोज कर पाते हैं और कितने बच्चों में अनडायग्नोज जाता है? नहीं अनडायग्नोज तो नहीं जाता है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अगर फर्स्ट 21 डेज़ में भी ठीक ना हो तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड, और तो उसमें डायग्नोज तो हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बच्चा ऐसी जगह पैदा हुआ है जहाँ पे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो तो वहाँ हो सकता है कोई ऐसी बात हो सामने। लेकिन 50-60 हज़ार बच्चे डॉक्यूमेंटेड डायग्नोज हैं और हम यही कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं कि ये तमाम इलाज यहाँ हो जाए। जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था तो बहुत लिमिटेड फैसिलिटी थी, लोग इंडिया जाके इलाज कराते थे। तो हमारा भी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो इंडिया से हमें पता चला कि ये हो रहा है, और बहुत सारे इदारे जो है इंडिया लोगों को बच्चों को भेजते थे फ़ंड करके। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सारे इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। ओनली कैपेसिटी इज़ द इशू एंड वी वांट टू बिल्ड द कैपेसिटी ताकि सारे बच्चे हमारे यहीं इंशाल्लाह इसी मुल्क में इलाज कर सकें। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ दिल की बातें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों की दिल की बातें हो रही हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस एक बहुत वर्दी कॉज के लिए। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जो बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सेट के ऊपर सुल्तान हमदानी साहब जो कि बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, और हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन किया हुआ है फरहान अहमद साहब ने जो कि CEO हैं और फाउंडर हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। सुल्तान साहब, पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आपको ज़्यादातर जो आपकी फंडिंग है और जो आपको मतलब फंड्स मिले हैं वो क्या ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा देती हैं या इंडिविजुअल्स? आपको सुन के बड़ा हैरानी होगी कि हमारे जितने भी माशाल्लाह फंड्स जमा हुए हैं उसमें ऐसे लोगों ने मदद की है जो शायद बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, तो इंडिविजुअल्स का डोनेशन हमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। सही। और वो ऐसे लोग हैं जो कभी कभी एक बच्चा फंड कर देते हैं, कभी अलग से पैसे दे देते हैं, 1000 रुपये पर मंथ कोई भेज रहा है, कोई इस तरह भेज रहा है। अच्छा। इंस्टीट्यूशंस भी लोग हमें हेल्प करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में हमें अब इंशाल्लाह ताला हम इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ज़कात का पैसा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वी वांट टू मेक श्योर कि इस दफ़ा इंस्टीट्यूशन से हमें अच्छी हेल्प मिल जाए। सही। और इंडिविजुअल्स, लेकिन हमारे समझ ले प्राइमरी हमारे जो डोनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे डोनेशन हो चाहे उनको अपनी सालाना ज़कात निकालनी हो, हमारे प्राइमरीली ज़्यादा वेटेज हमारा इंडिविजुअल्स पे। मेरे पास फरहान साहब आपके लिए भी सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या मुश्किलात सामना करनी पड़ी इस काम को स्टार्ट करने में? जी, जो बिगेस्ट चैलेंज रहा ना जी वो रहा कि इतने बड़े आइडिया को दूसरों तक कन्विंस करना। 2012 में जब आयशा का इंतकाल हुआ तो हर कोई ये समझते थे कि ये ना जज्बाती मामला है, और फरहान भाई और सुल्तान साहब और बाकी बोर्ड मेंबर्स ज़रा एक इमोशनल मामला हुआ है तो शायद ये ना अभी फ़ौरन कुछ दिन तक बात रहेगी, फिर सुकून से बैठ जाएंगे। तो पहला चैलेंज था कि लोगों को इस आइडिया पर कन्विंस करना कि भाई इस मुल्क में हमें एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो ना सिर्फ बच्चों का इलाज कर सके बल्कि कैपेसिटी बिल्ड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज अल्लाह ने दूर कराया कि हमने ना वी फोकस्ड ऑन अचीविंग एक्सेल वन थिंग एट अ टाइम। तो पहले साल हमने 3 बच्चों को ऑपरेट करवाया, अगले साल के अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चे ऑपरेट हुए, अब लास्ट ईयर 470 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट हुए। तो हम लोग ना एक चीज़ पर करते हैं, इस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी एक्टिव रहे हैं कि बाहर से मेडिकल मिशन लाते हैं। तो अब फाइनली ये जो बच्चों का हार्ट का हॉस्पिटल है इस पर फोकस है जी इंशाल्लाह। एंड आई होप कि आप लोग इसके फंड्स अच्छी तरह रेस हैं। हम लोगों को नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर फरहान साहब एंड सुल्तान साहब फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले शेफ़ और हमारा फेवरेट सेगमेंट दोनों का दोना शुरू हो गया है, तो चलते हैं रमज़ान राउंड द वर्ल्ड की तरफ। हमारे साथ द एवर टैलेंटेड शेफ़ आसिफ हबीब हैं जो कि आज हमें बनाना सिखा रहे हैं। क्या हम बना रहे हैं कि रशियन मीट बॉल है हमारे पास। हाँ। और उसके अलावा एक स्वीट हम दे रहे हैं बनोफी पाई। ओह, सो हम रशियन मीट बॉल्स भी बना रहे हैं और बैनोफी पाई भी बना रहे हैं, दोनों चीज़ें बन रही हैं। ईद भी करीब है, ईद भी करीब है तो मीठा भी हो जाए और कुछ फीका भी हो जाए। बिल्कुल, है ना, सब कुछ मतलब सेटिंग करवा रहे हैं पहले ही पहले। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम लोग ये बनाते हैं, पहले हम ये वाली रेसिपी बनाएंगे। जी बिल्कुल, हम पहले स्पैगेटी बनाएंगे। कितनी एक इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? मतलब ये जो हम करेंगे स्टार्ट हम इसको लेंगे, ये बनने में इतना कोई ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लेती। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल वगैरह डाल के गार्लिक सोटे कर लेना। अगर आपके पास स्पैगेटी बॉईल है तो बस फिर क्या ही बात है, अंदर सब हो जाता है। और स्पैगेटी से नाज़रीन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप शेफ स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 50 साल से
कॉल्सन जो है हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे कबर्ड्स के अंदर है, रेस्टोरेंट्स के अंदर है, हम हर जगह उसको देखते हैं। इट्स अ रियली बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग यहाँ पर स्पेगेटी जो बना रहे हैं, ये स्पेगेटी पास्ता है। ये कॉल्सन की स्पेगेटी हम लोगों ने यूज़ करी है, मगर कॉल्सन की एक बहुत अमेजिंग बात ये है कि वो बेस्ट क्वालिटी गंदम से यूरोपियन प्लांट्स के ऊपर बनाई जाती है। तो इसकी जो क्वालिटी है आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि इसकी बहुत एक अमेजिंग किस्म की रेंज है, बहुत वाइड रेंज है। इनके पास एग नूडल से लेके लॉन्ग मैकरोनी से लेके स्पाइरल मैकरोनी है, एल्बो मैकरोनी है, सो मच मोर कि आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। पास्ता जो है वो हर कोई खाता है, हर बच्चा खाता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कॉल्सन के अंदर एक रेडी लाइन अवेलेबल है, जो कि अगर आपको कुछ ना समझ में आ रही हो कि आपने क्या पकाना है, तो यू कैन ईजिली गो एंड बाय दैट रेडी लाइन प्रोडक्ट और आप वो बना सकते हैं। इसी के साथ फाइनल एंड फॉर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। बेसिकली मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये हर तरह के ग्रोसरी स्टोर में करीब से करीब तर में दस्तयाब है, तो आप इसे बहुत आराम से ख़रीद सकते हैं अपने करीबी ग्रोसरी स्टोर के साथ। इसी के साथ देखते हैं कॉल्सन स्पेगेटी से आज हमारे सेट पे क्या बन रहा है। जी क्या क्या हुआ है शेफ? हमने इसमें गार्लिक डाल दिया, ऑयल के साथ हाफ टर्न किया। उसके बाद हमने मीट बॉल बना दिया था। मीट बॉल में हमने सॉल्ट एंड पेपर डाला है सिर्फ, और थोड़ा सा बटर डाला है। ओके, सॉल्ट पेपर और बटर हमने कीमे के अंदर, बीफ के कीमे में डाला है, उससे मीट बॉल बनाया। जी जी। और उसके बाद जब हमने इसको सौते कर दिया उसमें, और अब हम डाल लेंगे टमाटर। हमने ग्रेवी बना के रखी है इसकी, सही है, ब्लांच करके हल्का सा। और उसके बाद हम इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे। सही, वाओ, ये टमाटो पेस्ट है। सही है। अच्छा, टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरे जो जब शेफ्स लोग हम लोग बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टमाटो प्यूरे बेसिकली सिर्फ ग्राइंड हुए जो टमाटर होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं कि उसका हमने टमाटो को प्यूरे कर दिया। और जब हम पेस्ट बोलते हैं तो वो जो टिन के अंदर टमाटर आते हैं ना, उसका जो पेस्ट आता है उसको हम पेस्ट बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका कलर थोड़ा डार्क रेड होता है। और जब अगर आप टमाटर को ब्लेंड करें तो वो हल्का सा थोड़ा लाइट रेड होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। शेफ़ ने दोनों चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। छोटे छोटे से क्यूट से क्रिस्पी मीट बॉल्स हैं। हम ओरिगानो डाल रहे हैं। ओरेगनो, ओके, ठीक है। वाड़े और सॉल्ट, ओके, वाह, ऑलराइट। ओरेगनो है, सॉल्ट, क्या और क्या जाएगा? स्पैगेटी भी हम रेडी कर देते हैं एक साइड पे। ओके, स्पैगेटी को भी कुछ तरीका है रेडी करने का? स्पैगेटी के लिए हम सिर्फ ऑयल डालेंगे और थोड़ी सी पार्सली के साथ ओके हम इसको टोस्ट कर देंगे उसमें। मैं आपको ऑयल देती हूँ, ये पड़ा है। हमारी, अच्छा, ये जो है ये ट्रेडिशनल डिश कहाँ की है? ये आप मिक्स के लिए अमेरिका में भी यूज़ होती है, मतलब कॉन्टिनेंटल मुख्तलिफ कंट्रीज में। ये वाली, हाँ, ये वाली जो डिश है यू विल प्रॉब्ली फाइंड इन डाइनर्स इन अमेरिका। इसको रशियन स्पेगेटी ज़रूर कहते हैं, मगर ये इट्स समथिंग खाई जाती है हर जगह इन अदर प्लेसेस एज वेल। या ये रशिया में इतनी नहीं मिलेगी ये वाली स्पेगेटी, ज़्यादा आपको मिलेगी। वैसे आप रशिया में भी मिलेगी, रशिया में सबसे ज़्यादा मिलेगी। हाँ, लेकिन जो है दूसरी कंट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम पाकिस्तान में रशियन मीट बॉल बना रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज में भी ये बनाई जाती है। अमेजिंग। ये फाइनल आपका ये वाला जो आइटम क्रीम है, स्पेगेटी तो आपकी तकरीबन लगता है कि हो गई है। ओके, ये वाला पार्ट देखना जरूरी है गाइस। ओके, एक सेकंड शेफ, इसको आप यहाँ पर कर दें। आई थिंक हाँ, इसको शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारी स्पेगेटी तो बन गई है। बट ये हमने क्रीम के साथ हमने 2 चम्मच क्रीम डाल के टमाटो सॉस के अंदर उसको सॉटे किया है एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली लवली। आई लव दिस पार्ट। स्वीडिश मीट बॉल्स भी जो होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के बनते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं। एंड पार्सली ऐड कर देंगे, पार्सली और डाल दें ताकि सॉस में भी इसका फ्लेवर आ जाए। यम्मी, सो गुड। और ये हमारी स्पैगेटी डन है।
तैयार। And that was it guys, so quick and so easy। अगर आपको हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, वाह। ओके, इसी के साथ हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम अपनी अगली रेसिपी यानी कि बैनॉफी पाए, उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम आप लोगों को एक मीठा बनाना सिखा रहे हैं जो कि है बैनॉफी पाए। तो शेफ, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने कंडेंस मिल्क लिया है, ठीक है। हम ये इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं और उसके बाद इसमें ब्राउन शुगर और बटर हम ऐड करेंगे और उसको हम धीमी आंच पे पकाते रखेंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क को और बटर को या ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर और बटर दोनों। अच्छा, ब्राउन शुगर, बटर और कंडेंस मिल्क को हम लोग धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे। मैं आंच धीमी कर देती हूँ शेफ, ये बिल्कुल ज़रा हाई फ्लेम जा रहा था। सही है जी। अच्छा, जब तक ये पक रहा है मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊं कि हम लोगों ने बनाया था ये रशियन स्पेगेटी मीटबॉल्स, जो कि बहुत इजी रेसिपी थी। इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं था। इनफैक्ट इसके अंदर जो अकलौता ट्रिक था वो ये था कि मीटबॉल्स के अंदर बटर था, उससे आपका जो मीटबॉल है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होगा। आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं कि इसके अंदर मीट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ सॉल्ट और पेपर और थोड़ा सा बटर डाला था। तो ये आप रेसिपी कार्ड से इसकी रेसिपी नोट कर सकते हैं और कभी अगर मिस हो जाए तो डोंट वरी, ये दोबारा आप इसको आप देख सकते हैं ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, कोई टेंशन नहीं होती। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस्तेमाल हुए वो बहुत ज़्यादा आसान थे। इसकी रेसिपी भी बहुत झटपट है, इट्स वेरी वेरी क्विक। दोबारा बताती चलूँ कि यू नो व्हेनेवर यू मेक पास्ता, इसके पीछे इंस्ट्रक्शन होती है हाउ टू कुक द पास्ता। हर पास्ता अपनी डिफरेंट कुक टाइम के साथ आता है, तो आप लोग प्लीज़ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें। पास्ता हमेशा गर्म पानी के अंदर पकाना चाहिए, ठंडे पानी में पकाएंगे वो चिपक जाएगा। ऑलराइट, हम कहाँ तक पहुँचे? ये कंडेंस मिल्क और बटर और ब्राउन शुगर। जी, अभी हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है इसमें। ठीक है, हम इसका इंतजार करेंगे ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ऑलराइट, हम इसको और गाढ़ा करें। फिर हम इसको हमने बिस्किट का ये बनाया है जिसमें हमने बटर और बिस्किट हमने ऐड किया। सो व्हीट बिस्किट्स को लेके आपने उनको क्रश करना है, उनके अंदर आपने बटर को ऐड करना है। उसके बाद आपने किसी भी अपने टार्ट पैन में, केक पैन में, जिस भी डिश में बना रहे हैं आप उसके अंदर, अगर आप इसको आपने निकालना है उस डिश से तो फिर आप उसको बटर पेपर के साथ लाइन करें, और अगर आपने नहीं निकालना फॉर इंस्टेंस तो आपको उसको लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ यू कैन सी हमने इस वाले टार्ट टिन के अंदर बटर पेपर लाइन करके उसके ऊपर इसको इस कुकी को सेट किया हुआ है। आपने इसको अगर डिफरेंट तरीके से करना है यू कैन। और इसको सेट करने के बाद वन ऑफ द अदर रियली गुड थिंग्स दैट यू कैन डू विद इट इज़ दैट आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे तो गुब्बारे फूल रहे हैं कंडेंस मिल्क और शुगर के अंदर, है ना? जी बिल्कुल रेडी होने को तैयार है, बस थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अच्छा, बैनॉफी पाई के अंदर स्लाइस्ड बनानास जाते हैं। उसके अंदर बेसिकली ये कंडेंस मिल्क, ये कैरामल टाइप का एक थिक सा कैरामल बनता है और ये बहुत इजी डिज़र्ट है जब भी आप वो हो। इसका एक और ट्रिक है मेरे पास, ये वाली जो है ना सॉस बनाने का, कैरामल सॉस दैट आई मेक एट होम। आप कंडेंस मिल्क का पूरा कैन जो है, अगर आप उसको पानी में डाल के उसको उबाल दें 4 घंटे, मगर उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि पानी का लेवल कभी भी कैन के लेवल से नीचे ना चला जाए, वरना कैन ऐसे फटता है और फिर जहाँ जहाँ जो होता है तबाही हो जाती है। क्योंकि गरम कैरामल, गरम चीनी से अगर आप कभी जले हो तो ऐसे लगता है कि गोश्त खा जाती है। तो कभी ये एक्सपेरिमेंट घर पे अगर करें तो उसको सिर्फ ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप उस कैन को पका रहे हो तो वो कैन जो है रेडी हो चुका है ना। इतनी आगे चीज़ें हिला के दे रही थी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना बस, है ना? थोड़ा सा इसको पैन में ही हम ठंडा करेंगे। नहीं, ये बस इसी में थोड़ा हो जाएगा। सही है, हमारे पास टाइम है अभी बस।
अच्छा, अगर आप इसको बना रहे हैं जिस साइज़ का हम बना रहे हैं, तो एक वो जो हाफ़ रोल होता है जिसके अंदर तकरीबन 6 बिस्किट होते हैं वीट के, आप वो ले लें। अगर आपको थोड़ी बड़ी डिश में बनाना है तो आप इसको आराम से 2 पैकेट तो आपके ले। अगर आपने इस पॉइंट से पहले ना, हम लोगों के पास तो टाइम का मुकाबला बहुत सख्त होता है, मगर इस पॉइंट पर अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो आपका ये बहुत इजी आपको लिए आसानी हो जाएगी। इसको कोशिश ये करेंगे थोड़ी देर रेसिपी पर फ्रिज के अंदर रख लें और फिर इसके ऊपर आपने बाकी की टॉपिंग करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है। सो बेसिकली आप इस रेसिपी को फॉलो करें और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इतने छोटे से टार्ट के ऊपर एक केला भी इनफ होगा, है ना? बिल्कुल, एक केला भी इनफ होगा। और उसके ऊपर बाद में हम इस पर क्रीम करेंगे और बाकी गार्निश के लिए हमने चॉकलेट भी रखी है, स्प्रिंकल्स भी रखे हैं। जी, स्प्रिंकल भी रखे हमने। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। आई थिंक हमारे पास वैसे टाइम है, हम और 5 सेकंड वेट, हमारे पास 2 मिनट हैं, हम वेट कर सकते हैं। लेट्स गिव इट अनदर 2 मिनट्स। हम बिल्कुल एंड पे जाके इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं शेफ़ कि बैनॉफी पाए जो है अगर हमने बड़ी साइज़ पे बनानी है तो आपके ख्याल के अंदर हम उसको अगर व्हीट बिस्किट पे नहीं और टी बिस्किट्स के साथ बनाना चाहते हैं तो बना लें? किसी भी बिस्किट के साथ आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चॉकलेट फ्लेवर में लेना चाहते हैं तो आप ओरियो बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप ओरियो बिस्किट की बेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आपकी अपनी रेसिपी होगी, लेकिन जो चल रही है वो बैनॉफी की जो बिस्किट है वो व्हीट बिस्किट के साथ बनाई जाती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अमेजिंग। और मुझे बताएं कि अगर इसको मैंने एक दफ़ा बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने बनाया था इसको कोकोनट मिल्क के साथ। वो कोकोनट मिल्क के साथ कंडेंस मिल्क को मैंने ऐड किया था, बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल, आप मतलब कोकोनट मिल्क है, किंग ऑफ किंग मिल्क है, जो भी आपको मिल्क मिले आप उस मिल्क के साथ बना सकती हैं। लेकिन उस पर ये होता है जैसे जैसे आप मिल्क ऐड करती हैं तो वैसे वैसे उसके फ्लेवर भी बढ़ते जाते हैं। हाँ, डिफरेंट टेस्ट आपको मिलता रहता है ना? जी बिल्कुल, है ना? तो एब्सोल्युटली हम कर सकते हैं इसको। अब मेरे ख्याल में हम टॉपिंग इसकी करना शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है व्हिप्ड क्रीम जो कि बड़े आराम से बासानी मिल जाती है और हम उससे उसको टॉप करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे टाइम का मुकाबला सख्त होता है। कहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और कोरोना चल रहा है उसमें अपनी SOPs का ख्याल रखें। हाँ, ये एक मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि एक सीरियस वबा है। एब्सोल्युटली, तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने आप को ये मैसेज प्रोटेक्ट रखें। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे कहीं
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज अपने शो पे चैरिटी के बारे में और हमें क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द जितनी लोगों की मदद कर सकें करें। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फ़र्क पड़ता है की तरफ। हमारे साथ नाउ PDP के बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, हम उनसे तो आपको मिलाएंगे, मगर पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो ये है नाउ PDP का इनिशिएटिव। हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं मुनीबा हारून जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस है नाउ PDP पे, और हमारे साथ जनता भावनी है जो कि नाउ PDP की ट्रेनी है और जॉब प्लेसमेंट भी कर रही हैं। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। वी वेरी 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 हैप्पी टू हैव यू ओवर। मुनीबा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि नाउ PDP है क्या और व्हाट इज़ इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव? Now PDP is an institution that's basically called Network of Organizations for Persons with Disability in Pakistan. हम एक inclusive इदारा है जो कि तमाम disabilities को cater कर रहा है, चाहे वो visual disability हो, hearing disability हो आपकी, या आपकी physical disability हो, mild intellectual disability के ऊपर भी हम काम करते हैं। And जो हमारा basically model है या format है, it starts from something very basic such as शनाख्त, जिसके अंदर हम लोगों के लिए शनाख्ती कार्ड जो स्पेशल CNICs होते हैं वो अरेंज करवाते हैं। वी होल्ड कैंप्स अक्रॉस पाकिस्तान जिसमें हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रसाई देते हैं टू द वेरी बेसिक राइट ऑफ हैविंग एन आइडेंटिटी कार्ड इन अ कंट्री लाइक आवर्स। और फिर उसके बाद हम काम करते हैं फलाह के ऊपर, जिसके अंदर हम राशन प्रोविज़न के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हम काम करते हैं एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एंड वी ऑल्सो इन द सेम टेंजेंट इंश्योर कि उनके पास एक हुनर आए, तो हम हुनर के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप था। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप भी आप देख रहे थे, ये हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी का है। एंड हमारे पास मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स होती हैं जिनके अंदर हम अफराद बाहा माजूरी को मुख्तलिफ़ वोकेशंस प्रोवाइड करते हैं। जनता इज़ वन ऑफ आवर ट्रेनीज़, इन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग ली है और अब ये एक बहुत अच्छे इदारे में एम्प्लॉयड हैं। एंड शी वुड बी शेयरिंग हर जर्नी विद अस, विद यू, अलॉन्ग विद हर जर्नी ओवरऑल विद यू। ओके, जनता मतलब आपको तो उन्होंने जल्दी से मुनीबा ने कहा तो अब हमें अपनी कहानी सुनाएंगी, तो आप हमें बताइए कि आपकी ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है मेरी BS फिजियोथेरेपी है, तो मैंने सेकेंड ईयर के बाद मेरी ग्रेजुअली जो है पार्शल थी वैसे तो मैं, तो ग्रेजुअली जो मैं यूज़ करती थी मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके थ्रू मेरी है ना ब्लाइंडनेस की तरफ एक्चुअली डाइवर्ट होती गई। BS फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया, उसके बाद आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, बट इवन देन आई डेंट डिसहार्टन। मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि मैं नहीं कर सकती। मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया, बट मुझे जॉब से कुछ मिला नहीं, कोई फिजियोथेरेपी की फील्ड में कोई जॉब नहीं ऑफर हुई, इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स। तो देन आई गॉट मैरिड और उसके बाद आई हैव 2 डॉटर्स माशाल्लाह। तो मुझे थोड़ा सा था कि अब ऑफ कोर्स फैमिली को सपोर्ट तो करना है। बिल्कुल। एक तो मुझे था कि मेरा पिक एंड ड्रॉप का इशू रहता था कि कहीं भी जाऊं तो मुझे पिक एंड ड्रॉप का इशू है। जब मैं नाउ PDP मैंने विज़िट किया, मुझे पता चला था SMS के थ्रू कि वो कॉल सेंटर कोर्स करवाते हैं। मैंने विज़िट किया था इनको, तो उस वक्त इन हाउस ट्रेनिंग थी, तो मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं था, बट विद इन नेक्स्ट ईयर कोविड सिचुएशन में इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, मुझे एक ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी कि मुझे करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन किया, मुझे वहीं से ही कॉल आई थी, नाउ PDP की तरफ से कॉल आई थी कि हमने स्टार्ट किया, अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो मैंने कोर्स मैंने फिर ज्वाइन किया, क्लासेस को ज्वाइन किया। और ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, मुझे लगा कि क्योंकि घर बैठे आप आसान थी। हाँ बिल्कुल इजी था। हाँ, आई कैन इमेजिन। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस पे हमारे सर यूसुफ थे ट्रेनर, वो हमें क्लासेस पूरा सब सिनेरियो एक्सप्लेन करते थे, इवन हमारी मॉक कॉल्स भी होती थी, तो एक फ़न टाइप भी था और एजुकेशन भी हमारी हो गई कि ट्रेनिंग भी हो गई किस तरह से आपको कॉल सेंटर को डील करना है। सही। तो कॉल सेंटर का पूरा हमारा कोर्स था 6 मंथ्स का।
वो कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट हमारा नाउ PDP में था 100 डेज़ 100 लाइव्स का एक उन्होंने पूरे कैंपेन स्टार्ट की थी। उसमें था कि आपको 100 डेज़ 100 लाइव्स जो है 100 डेज़ में 100 लाइव्स को आपको जॉब पे या ट्रेनिंग पे आपको लगवाएंगे। जो भी मेंटोर्स असाइंड होंगे, 100 मेंटोर्स आपको असाइंड होंगे, 100 पीपल, यानी एक पीपल एक मेंटोर। समझ गई। तो इस तरह से आपका पूरा चलेगा। और मेरा जो है मेरी मेंटोर भी थी मिसबा। ओके। उनके थ्रू मेरी जॉब हुई साइब्रेट में, साइब्रेट प्राइवेट लिमिटेड। और मैं एज अ CSR में जॉब कर रही हूँ अभी वहाँ पे। और मेरा जो काम है वो मैंने वर्क फ्रॉम होम प्रेफर किया था, तो आई एम डूइंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। That's amazing. That's a very cool story. हम लोग बात अपनी जनता से भी और मुनीबा से भी जारी रखेंगे, मगर इस वक्त जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं मुनीबा और जनता, दोनों नाउ PDP से आई हैं। हम लोग बात कर रहे थे, जनता ने हमें अपनी स्टोरी सुनाई अबाउट हाउ शी गॉट हर जॉब। मुनीबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या ऐसी यूनिक चीज़ है विच यू कैन हेल्प मैनी पीपल विद? आई थिंक मोर देन चैरिटी हम काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। राइट। सो जो हमारे साथ लोगों का सफ़र शुरू होता है, विच आई वाज सेइंग, इट स्टार्ट्स ऑफ विद आइडेंटिटी, जो एक बहुत बेसिक राइट है ऑफ एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम उससे शुरू करते हैं। वी गो टूवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्हांसमेंट इन सर्टन केसेस। वी ऑल्सो एम एट कि अगर आपको अक्लामेटाइज होने में अपनी डिसेबिलिटी के साथ कोई इशू आ रहा है, हम आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट करें। बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन फैमिलीज़ नीड काउंसलिंग, देर आर टाइम्स जब इंडिविजुअल एक एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है, उसको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। सो वी वर्क ऑन दैट एंड फाइनली अगेन कॉन्फिडेंस आता है जब आप एम्पावर फील करते हो और आपको लगता है कि यू आर ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू द टेबल, नॉट नेसेसरली फाइनेंशियली बट किसी भी तरीके से यू आर अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसी के ऊपर काम करें टेंजेंट पे। एंड वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान जो सारी डिसेबिलिटीज़ पे अक्रॉस द बोर्ड काम करता है। बिकॉज देर आर इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ हियरिंग डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, बिल्कुल वो बड़ा फोकस्ड नीशेस पे काम कर रहे होते हैं। आवर डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबडी, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दैट यू हैव। असिस्टिव डिवाइसेस भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगेन जस्ट टू इंश्योर कि एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ द राइट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो भी इस फैब्रिक का उतना हिस्सा हो जितना मैं और आप हैं, और उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सके अपनी फैमिली को, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने कल्चर के अंदर, जैसे मैं और आप कर पाते हैं। ओके, सो दिस शुड फील लाइक देयर अ पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स अनदर थिंग। जनता, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि लोगों को जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है उनको वो फीलिंग दी जाती है कि वो क्या सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, और कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? करते हैं समटाइम्स, क्योंकि सब लोग एक सेम लेवल पे नहीं होते, तो कुछ पीपल्स की थिंकिंग ऐसी होती है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, सही, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ और कॉलेज देन यूनिवर्सिटी मैंने साइटेड पीपल के साथ ही की है। मेरा कभी कोई डिसेबल के साथ एक्चुअली कंसर्न नहीं रहा है स्टार्टिंग से। ओके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो स्कूल लाइफ में भी मेरे साथ टीचर्स भी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते थे, लाइक थोड़ा सा हाँ स्पेशल ट्रीट करते थे कि हाँ थोड़ा दैट्स ऑलवेज नाइस। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था कि हाँ थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स हेल्प आउट करना है टीचर्स को, फ्रेंड्स को। और जो मुझे पढ़ना होता था लाइक फिजियोथेरेपी के, मैंने आपको कहा था कि मैंने ब्लाइंड तब से स्टार्टिंग हुई थी मेरी ब्लाइंडनेस, तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी। रिकॉर्डिंग करके और फिर मुझे लेसन्स अपने लर्न करने होते थे, और राइटर के थ्रू मुझे एग्ज़ाम देना होता था, तो वो सब मुझे कवर अप करना होता था। उसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट सोसाइटी में करते हैं लोग, कुछ लोग ऐसा फील करवाते हैं कि आप डिसेबल हो, आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। हाँ, ये करते हैं लोग।
आई एग्री। इस तरह के लोग हैं एंड इट्स रियली रियली सैड दैट यू नो इट हैपेंस। जाते मुनीबा, हाउ कैन वी हेल्प now PDP, because you guys do a wonderful job? If you could give a message. I think acceptance एक आनी चाहिए, so we should be more empathetic. We are a very giving nation. हम बहुत दिल खोल के देते हैं, ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में जब हम बहुत जेनरस हो जाते हैं, हमारे घरों के दरवाजे, हमारे दिलों के दरवाजे सबके लिए खुल जाते हैं. But I think the spirit needs to go on beyond this month. रमज़ान के अलावा भी you have to open up your hearts to people and understand where people are coming from, and persons with disability are no different from you, me or anybody else. And actually at times I feel they're actually much better than us because हमसे ज़्यादा dedicated होते हैं, ज़्यादा focused होते हैं. So giving them a fair chance at life, giving them a fair chance at becoming an equal part of society. of society. So हमारी tagline भी है part not a part. So something on that line के खुले रखें दिल खोल के रखें, दिल खोल के रखें. राइट. जनता, अगर आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कोविड सिचुएशन चल रहा है तो उस हिसाब से अगर आप देखें नाउ PDP में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ है. तो अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी को आप करना चाहते हैं कि हाँ भी हम नाउ PDP में जाना चाहते हैं, तो आई रियली फील कि वो एक ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है नाउ PDP का, जो कि हर डिसेबिलिटी से कंसर्न रखता है और उसके सूटेबल ही वो आपको ट्रेनिंग देता है, प्लस जॉब के लिए भी आपके लिए कोशिश करता है. जॉब के लिए बिल्कुल आपको जॉब भी मिल जाती है ऑफ कोर्स. मुझे इस तरह से फील हुआ, मैंने जो ज्वाइन किया और मैंने ये सब किया, जो मुझे जॉब मिल गई अकॉर्डिंग टू माय डिसेबिलिटी. तो मैं कहूँगी ज़रूर कि भाई अगर ऐसा कोई है डिसेबल पर्सन तो ऑफ कोर्स वो कांटेक्ट करें नाउ PDP से. Thank you so much for coming जनता. Thank you so much for coming मुनीबा. Thank you for having us over. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का. इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ, शो को ख़त्म करना चाह रही हूँ, मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका है. मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि रमज़ान का महीना है, हम लोगों को जिसा मुनीबा ने कहा राइटली सो, पॉकेट्स तो हम लोग खोलना थोड़ा सा मुझे लगता है फाइनेंशियल हेल्प किसी की करना ज़्यादा आसान होता है. एक्चुअली हेल्प जो होती है वो प्रॉपर तब होती है जब आप दिल को खोल के अपनी किसी की मदद करें. इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे कल और हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे. देखते हैं चांद रात कितनी करीब आती चली जा रही है. वी शैल सी. देखते रहिए आप लोग कल दोपहर को चाय टोस्ट और होस्ट.